बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your SST class. So in previous class we did our chapter number 2 and I hope कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to start with our new chapter which is chapter number 3 and the title of the chapter is the Mughal period, right? So let's start with the chapter. So बच्चों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं an outline of the growth of the Mughal empire. So with the attack of Taimur, Delhi become a डिसोलेट सिटी. सो बच्चों हुआ क्या, जब तैमूर ने क्या किया, अटैक किया हमारी दिल्ली पे, तो जो दिल्ली था वो काफी ज्यादा डिसोलेट सिटी बन चुका था. अकॉर्डिंग टू बदायून द सिटी वाज बैडली रूइंड एंड For 2 full months, not even a single bird moved its wing in Delhi. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली है वो इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका था कि 2 महीने के लिए एक सिंगल बर्ड भी नहीं था कि जो मूव हुआ हो या फिर उसने अपने विंग्स को मूव किया हो दिल्ली में. इन 1412 द लास्ट तुगलक रूलर जिनका नाम था नसीर उद्दीन मोहम्मद, he passed away and with this the Tughlaq dynasty came to a closure. So बच्चों हुआ क्या कि जैसे ही 1412 में जो लास्ट तुगलक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, जैसे ही वो पास्ड अवे हो गए उसके बाद जो उनकी पूरी की पूरी डायनेस्टी है वो धीरे धीरे क्लोजर में आ गई. अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स अरोज इन इंडिया. और जिस टाइम पे उनके डायनेस्टी का क्लोज हुआ उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे किंगडम्स थे जो कि उभर रहे थे इंडिया में. द सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी दोनों ही सप्रेस्ड हो चुके थे एंड इन्होंने बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किसको किया था, तुगलक डायनेस्टी को. इब्राहिम लोधी वाज द ईगोइस्ट रूलर. अगर हम इब्राहिम लोधी की बात करते हैं तो वो बहुत ही ईगोइस्टिक रूलर हुआ करता था. दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर. अब दौलत खान ने क्या किया था, उसने इनवाइट किया था बाबर को जो कि किंग हुआ करते थे अफगानिस्तान के, एंड उन्होंने अटैक करवाया इंडिया पे एंड ओवरथ्रो कर दिया किसको, इब्राहिम लोधी को. Now Babur had been nurturing the ambitions of attacking Hindustan for some time. अब बाबर का मेन मोटिव क्या था कि उसको अटैक करना था हिंदुस्तान पे बहुत सारा टाइम, एंड उसने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया टू द इनविटेशन एंड he led 5 expeditions against India. So आप सोच सकते होंगे कि उसने कितनी बार इंडिया पे अटैक किया होगा, और ये 5 expeditions हमें कब देखने को मिले थे, between 1519 to 1526 AD. Now in the beginning, however, उसने क्या किया, खुद को रिस्ट्रिक्ट किया और उसने बॉर्डर रीजन्स के पार जाने की कोशिश नहीं की. इन 1519 AD लेकिन हुआ क्या कि जो बाबर था उसने अपना फर्स्ट एक्सपेडिशंस को लीड किया अगेंस्ट द इंडिया एंड स्टॉर्म भीरा एंड बजौर ऑन दी झेलम. उसके बाद जो बाबर है बच्चों उसने रिसीव किया एन एम्बेसी फ्रॉम अ दौलत खान लोधी एंड विच इज लेड बाय हिज सन जिसका नाम था दिलवार खान. ड्यूरिंग द 5th एंड फाइनल एक्सपेडिशंस जो कि 1525 में हुआ था, जो बाबर था उसने डिफीट किया था दौलत खान लोधी को एंड कॉन्क्योर कर दिया था पंजाब को. अ बैटल विद इब्राहिम लोधी एंड द रूलर ऑफ दिल्ली वाज इनएविटेबल. राइट, कैसा वॉर था बच्चों, बहुत ही इनएविटेबल था. एंड बाबर नाउ मूव्स टुवर्ड दिल्ली. अब धीरे धीरे जो बाबर है वो दिल्ली की तरफ आने लगा एंड उसने सबसे पहले अप्रोच किया पानीपत के टाउन को. द 2 फोर्सेस मीट नियर दिल्ली. अब दोनों ही जो फोर्सेस थे वो दिल्ली में आके मिले एंड उन्होंने अप्रोच किसको किया था बच्चों, पानीपत को किया था. सो दोनों ही हमारे जो फोर्सेस थे वो दिल्ली पे मिले एट पानीपत ऑन 21st of April 1526 AD. इब्राहिम लोधी along with his soldiers he passed away in the battlefield and जो बाबर था वो जीत गया एंड उसने क्या किया बच्चों, उसने बैटल को यहाँ पे जीत लिया. सो जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का उसको क्या बोला जाता है कि इट इज वन ऑफ द डिसाइडिंग बैटल्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. Now in the foundation of Mughal Empire, बाबर जो कि डिसेंडेंट हुआ करता था तैमूर का, he laid down the first stone and approximately 200 years जो कंट्री था बच्चों, it was ruled by 6 renowned emperors जिनको क्या बोला जाता था, ग्रेट मुगल्स बोला जाता था. अकबर का सन जो था, राइट, अकबर सन ऑफ हुमायूं. अकबर क्या था बच्चों, सन था, बेटा था हुमायूं का, एंड अ ग्रैंडसन ऑफ बाबर वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर. सो बच्चों उस टाइम पे बच्चों जो अकबर था जो कि बेटा था हुमायूं का एंड जो ग्रैंडसन था बाबर का, उसको कंसिडर किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था मुगल एम्पायर का. एंड द कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये किसका क्रेडिट किसको जाता है बच्चों, ये अकबर को जाता है. आफ्टर हिज डिमाइज जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब उन्होंने क्या किया बच्चों, कंटिन्यू रखा विद द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, व्हिच मींस कि उनको एक्सपेंशन करना था. आफ्टर द डिमाइज ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर डिक्लाइन वेरी फास्ट. लेकिन जैसे ही बच्चों डिमाइज हुआ किसका, औरंगजेब का, तो जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया. द लास्ट 13 एम्परर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी, कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स. राइट,
दे वर वेरी वीक रूलर्स, ये काफी ज्यादा वीक रूलर्स हुआ करते थे, whose dominions progressed with Shang across the 18th century. The last Mughal emperor and जिनका नाम था बहादुर शाह सेकेंड, he was deposed by the British rule in 1858 and इसी वजह से हुआ क्या कि धीरे धीरे जो मुगल डायनेस्टी है वो एंड की तरफ बढ़ गया। नाउ कमिंग टू सोर्सेस ऑफ मुगल हिस्ट्री, सो हमें मुगल हिस्ट्री के सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अ गुड नंबर ऑफ हिस्टोरिकल वर्क कवरिंग द राइन्स ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स, ये हमें अवेलेबल है, एंड मैक्सिमम बच्चों जो है वो स्क्रिप्टेड है आपके पर्शियन में। जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी, बाबर की, जिसको हम बोलते हैं ताजुके बाबरी या फिर आप बाबरनामा भी बोल सकते हो, ये भी पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है आपके टर्किश में। जहांगीर ने भी क्या किया है बच्चों, स्क्रिप्ट किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी को, जिसका नाम है ताजुके जहांगीर, फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द हुमायूंस राइट। सो बच्चों आपको ताजुके जहांगीर में क्या देखने को मिलता है, जितना भी हुमायूं के टाइम का जो भी उसने रूल किया, कैसे उसने चलाया, ये सारी चीजें आपको उसकी ऑटोबायोग्राफी में देखने को मिलती हैं। एंड देयर इज हुमायूं नामा विच इज रिटन बाय हिज सिस्टर, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, एंड जो तारिक हुमायूं है बाय बयाजिद, एंड एन ओल्ड सर्वेंट ऑफ हुमायूं। तो जो ओल्ड सर्वेंट हुआ करते थे हुमायूं के, उन्होंने भी क्या लिखा, उन्होंने भी हुमायूं के बारे में लिखा, और उसका नाम क्या था, तारिक हुमायूं। अब्दुल फजल जो कि बहुत ही लॉयल सर्वेंट हुआ करते थे अकबर के, उन्होंने भी अकबर के बारे में लिखा, और उस बुक का नाम था अकबरनामा। आइन अकबरी एंड अब्दुल फजल, ये सारे ही उनके काम थे। दीज वर्क शेड मच लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ अकबर राइन। सो जितने भी हमें ये सारे बुक्स देखने को मिलते हैं, जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी ही बच्चों में क्या बताती है कि अकबर के राइन के टाइम पे क्या हिस्ट्री रही थी, ये सारी चीजें हमें पता लगती है। अब्दुल हामिद लाहौरी, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द टाइम ऑफ शाहजहां, उन्होंने भी स्क्रिप्ट किया था पादशाह नामा को, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द राइन ऑफ शाहजहां। सो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो अब्दुल हामिद लाहौरी हुआ करते थे, जो कि उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ऑफिशियल हिस्टोरियन हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ शाहजहां, तो उन्होंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी थी और उसका नाम क्या था, पादशाह नामा। एंड ये क्या करती है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है about the reign of Shahjahan, right? For the history of Aurangzeb reign, we have Masir-e-Almgiri, which is scripted by his court historian, जिनका नाम था मोहम्मद ज़की मुस्ताद खान, and in addition to many other works of history were generated by writers independently at their own efforts, right? For instance, अगर हम बात करते हैं अब्दुल कादिर बदायून scripted his मुंतखाब उत तवारिक टाइम ऑफ औरंगजेब, उसके अलावा सुजन राय wrote his खुलासात उत-तवारिक, ये दोनों ही बुक्स लिखी थी। एंड सेवरल यूरोपियन ट्रैवलर्स से एडवेंचरर्स हुआ करते थे, उसके अलावा मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो कि इंडिया में आए थे 16th एंड 17th सेंचुरीज एडी में, एंड उन्होंने भी अपने थॉट्स को स्क्रिप्ट किया था कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखी और कौन कौन सी चीजें उन्होंने सुनी, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी। फॉर इंस्टेंस बर्नियर जो कि एक फ्रेंच फिजिशियंस हुआ करते थे, वो इंडिया आए थे ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां, एंड उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए थे, अकाउंट बताए थे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब। नाउ जो सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री के, स्पेशली जो मुगल के टाइम के, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखे गए हैं, एंड बहुत ज़्यादा बिगर है इन नंबर एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट? नाउ कमिंग टू सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर अटैक। सो बच्चों द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया वाज क्योटिक। उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुआ करती थी इंडिया की, वो काफी ज्यादा क्योटिक थे एट द टाइम ऑफ बाबर अटैक इन 1526। There was complete confusion and anarchy in maximum part of the country. So बच्चों पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उस टाइम पे अराइज हो चुकी थी, एंड जो दिल्ली सल्तनत था वो धीरे धीरे शैटर हो रहा था टुवर्ड्स इट्स डाउनफॉल, विच मीन्स कि दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे डाउनफॉल आ चुका था। सुल्तान इब्राहिम लोदी, ही वॉज एन इनएक्सपीरियंस्ड एंड वीक रूलर। अगर हम सुल्तान इब्राहिम लोदी की बात करें तो वो काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस थे, बहुत ज्यादा वीक रूलर हुआ करते थे, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश तो करी, बट ही फेल्ड टू क्रश द अफगान नोबल्स, लेकिन वो फेल हो गए थे और वो अफगान नोबल्स को क्रश नहीं कर पाए थे। दौलत खान, द गवर्नर ऑफ पंजाब, हैड डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। सो बच्चों जो दौलत खान थे, जो कि गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, उन्होंने डिक्लेयर किया अपने इंडिपेंडेंस को। आलम खान लोधी एंड अंकल ऑफ इब्राहिम, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी डिजायर दिखाया, इच्छा दिखाई कि वो भी क्या बनना चाहते हैं, सुल्तान ऑफ दिल्ली बनना चाहते हैं। आलम खान एंड दौलत खान, उन्होंने क्या किया, प्लॉट किया कॉन्स्पायरेसी को अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। उसके अलावा राणा संगा जो कि रूलर हुआ करते थे मेवाड़ के, उन्होंने भी ज्वाइन किया अफगान नोबल्स
मंगोल्स को, एंड इन्होंने इनवाइट किया बाबर को कि वो आके इंडिया पे अटैक करे। नाउ कमिंग टू बाबर 1526 टिल 1530 AD। सो जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि सन हुआ करते थे, बेटे हुआ करते थे उमर शेख के, और उमर शेख कौन थे? अ ग्रैंडसन ऑफ तैमूर। ये बॉर्न हुए थे फरवरी में इन 1483 एट द टेंडर एज ऑफ 11। जो बाबर थे बच्चों वो किंग बन चुके थे आफ्टर, सो बच्चों आफ्टर द डिवाइस ऑफ द फादर एट द एज ऑफ 11 जो बाबर थे उनको किंग बना दिया गया था। he had to strove very hard, उनको बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रोव करना पड़ा ताकि वो स्टैब्लिश कर पाए अपने कंट्रोल को ओवर हिज पोजेशन। दो he soon lost फरांगा टू हिज एनिमीज, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जगह को लॉस्ट कर दिया एंड बट ही बिकेम सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग काबुल, लेकिन वो काबुल को ऑक्यूपाई करने के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। सो बाबर 3 एफर्ट्स टू कॉन्क्यूर द समरकांड वो फेल्ड हो चुका था। तो वो क्या चाहते थे? उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपना लक इंडिया में ट्राई करेंगे। द सिचुएशन इन इंडिया फेवर्ड हिज प्लानिंग, और जो भी सिचुएशन उस टाइम पे इंडिया में चल रही थी उसकी वजह से उनकी जो भी प्लानिंग थी उसमें उसको काफी फेवर भी मिला। So the first one is the first battle of Panipat. So Babur encountered Sultan Ibrahim Lodi on the plains of Panipat in February 1126 with an army of 12,000 soldiers and about 700 guns. So बच्चों जो बाबर है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एनकाउंटर किया किसको? सुल्तान इब्राहिम लोदी को। और कहाँ पे किया? ऑन द प्लेन्स ऑफ पानीपत। कब किया? फरवरी 1126 में किया। एंड अपनी आर्मी भी वो लेके आए थे, और आर्मी में कितने सोल्जर्स हुआ करते थे? 12,000 सोल्जर्स थे एंड 700 गन लेके उन्होंने इनकाउंटर किया था, राइट। इब्राहिम अप्रोच द बैटलफील्ड विद एन आर्मी ऑफ 1 लाख सोल्जर्स, लेकिन जो इब्राहिम थे बच्चों उन्होंने भी क्या? अप्रोच किया बैटल फील्ड को, और वो भी अपनी आर्मी लेके आए थे एंड थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स को लेके आए थे। बट जो इब्राहिम की आर्मी थी बच्चों वो बहुत ही बैडली रूटेड हुआ करती थी एंड सुल्तान हिमसेल्फ डाइड इन द फील्ड, और जो सुल्तान थे उनकी भी मौत हो चुकी थी फील्ड में विद 15,000 ऑफ हिज मेन, और जो उनके 15,000 मेन थे उनकी भी डेथ हुई थी। फिर आया बच्चों द बैटल ऑफ खानवा। सो राणा संगा जो कि राजपूत थे ऑफ चीफ ऑफ मेवाड़ had become the most powerful chief और राजपुताना। सो बच्चों जो राणा संगा थे वो क्या थे बच्चों? सबसे ज्यादा पावरफुल चीफ हुआ करते थे राजपुताना के। एंड बाय स्प्रेडिंग हिज डोमिनियंस, उन्होंने अपने डोमिनियंस को काफी ज्यादा स्प्रेड कर लिया था एंड उन्होंने नर्चर भी किया था कि उनका एक सपना था ऑफ बिकमिंग द मास्टर ऑफ होल इंडिया, कि वो पूरे इंडिया के मास्टर बनना चाहते हैं और वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं हिंदू पद पातशाही को। Establish an alliance with महमूद लोदी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलायंसेस को बनाया, और अलायंस किसके साथ बनाया बच्चों? महमूद लोदी के साथ, जो कि ब्रदर हुआ करते थे इब्राहिम लोदी के। एंड हुसैन खान मेवाती अगेंस्ट बाबर। आफ्टर अ डेस्परेट बैटल for 10 hours at खानवा नियर द फतेहपुर सीकरी, जो राजपूत थे बच्चों उनको डिफीट कर दिया गया। फिर आता है बैटल्स ऑफ चंदेरी एंड घाघरा। So the Babur had imposed a humiliating defeat on the Rajput, जो बाबर है उसने बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट दिया था, हार दी थी राजपूत को। येट जो राणा संगा थे बच्चों he distinguished the commander जिनका नाम था मेदिनी राव ऑफ चंदेरी, उन्होंने कलेक्ट किए अराउंड 5,000 men एंड चैलेंज भी किया। बाबर declared a jihad which means holy war against him to conquer the Chanderi as well। एंड जो राजपूत थे बच्चों they received some opposition but उनको फिर से डिफीट कर दिया गया। नाउ कमिंग टू स्प्रेड ऑफ बाबर एम्पायर। सो हम ये देखेंगे कि बाबर का जो एम्पायर है वो कैसे स्प्रेड हुआ। सो बच्चों जो बाबर का एम्पायर था वो स्प्रेड हुआ फ्रॉम द रिवर ऑक्सिस इन सेंट्रल एशिया टू बिहार इन इंडिया एंड फ्रॉम द हिमालयाज टू ग्वालियर एंड चंदेरी। इन सारी जगह पे जो बाबर है उसने अपने एम्पायर को क्या किया? धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। Now coming to death of Babur. So Babur did not live long to rule over his empire। जो बाबर है उसकी जो लाइफ थी, लाइफ का स्पैन था वो काफी ज्यादा कम था एंड ही पास्ड अवे इन 1530 AD एंड इट इज सेड दैट व्हेन हुमायूं फेल इल, ये कहा जाता है कि जब हुमायूं बीमार पड़ा था तो जो बाबर था बच्चों ही वॉक 3 times अराउंड हुमायूं बेड, वो 3 बार हुमायूं के बेड के पास घूमा था एंड बोर अवे हिज सन सिकनेस एंड आफ्टर सम टाइम ही पास्ड अवे ऑफ द सेम इलनेस। सो बच्चों हुआ क्या? जिस टाइम पे हुमायूं बीमार पड़ा था उस टाइम पे बाबर ने क्या
क्या किया था कि वो उसके बेड के अराउंड घूम रहा था एंड उसको भी सेम ही सिकनेस हुई और उसी सिकनेस की वजह से उसकी मौत भी हुई। बाबर वॉज अ शार्प ऑब्जर्वर ऑफ मैन, इवेंट्स एंड थिंग्स। लेकिन जो बाबर था वो बहुत ही शार्प ऑब्जर्वर था किसी भी मैन का, किसी भी इवेंट्स का और थिंग्स का। एंड ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, और वो बहुत ही अच्छा स्कॉलर भी हुआ करता था। उसने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी को स्क्रिप्ट किया जिसका नाम था ताजुके बाबरी इन टर्किश, एंड डिलाइटफुल मेमोरीज हैव गिवन हिम हाई प्लेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और बच्चों बहुत सारी उसकी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि उसको बहुत ही हाई प्लेस देती है किसमें, फील्ड ऑफ लिटरेचर में। सो बच्चों यहाँ पे आपको एक पेंटिंग गिवन है, ये पेंटिंग है जो कि डिपिक्ट कर रही है बाबर के कोर्ट को। नाउ कमिंग टू हुमायूं। सो बाबर was succeeded by his eldest son जिसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, और कब, 1530 AD में। His father has suggested him to treat his brothers properly। So उनके जो फादर थे उसने क्या सजेस्ट करा हुआ था कि वो अपने ब्रदर्स को प्रॉपरली ट्रीट करे। As an obedient son he treated his brothers kindly, और वो काफी ज्यादा ओबीडियंट सन भी हुआ करती थी। सो उन्होंने अपने ब्रदर्स को बहुत ही काइंडली ट्रीट किया, though they proved to be faithless and treacherous। He appointed one of his brothers जिसका नाम था कामरान as the governor of पंजाब एंड काबुल। सो उसने क्या किया, उसने अपॉइंट किया अपने ही एक भाई को कि वो गवर्नर बन जाए पंजाब का एंड काबुल का। एंड टू हिज सेकंड ब्रदर जिसका नाम था अस्कारी ही गेव द संभल, एंड अपने थर्ड ब्रदर को उसने क्या किया था बच्चों, मेवार भी दिया था। नाउ कमिंग टू हुमायूंस डिफिकल्टीज। सो कौन कौन से ऐसे डिफिकल्टीज थी जो कि हुमायूं ने फेस की थी। सो हुमायूं फेस द अपोजिशन ऑफ हिज राइवल्स जैसे कि शेर खान, महमूद लोदी एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। एज देयर वाज नो फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे कोई भी ऐसा फिक्स लॉ नहीं हुआ करता था, कानून नहीं हुआ करता था सक्सेशन का। सो बच्चों हिज ब्रदर विश टू ऑक्यूपाई द मुगल थ्रोन। तो उनके जो ब्रदर्स थे वो ये चाहते थे कि वो उस थ्रोन को ऑक्यूपाई कर ले। हुमायूं फर्स्ट फेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज ब्रदर। तो हुमायूं ने सबसे पहले फेस किया रिवॉल्ट ऑफ हिज ब्रदर कामरान, जिसने ट्राई किया पंजाब को एनेक्स करने के लिए। उसके अलावा रिवॉल्ट्स हैं जो ऑल्सो अकर्ड हुए इन बुंदेलखंड, जौनपुर, बिहार, which हुमायूं could suppress partially। फिर आता है हुमायूं एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। सो बहादुर शाह ऑफ गुजरात was supporting the enemies of the मुगल एम्पायर। सो बच्चों जो बहादुर शाह था गुजरात का, वो क्या कर रहा था, वो सपोर्ट कर रहा था जो भी दुश्मन थे, जो भी एनिमीज थे मुगल एम्पायर के उनको। एंड इन 1534 हुमायूं ने क्या किया बच्चों, डिफीट किया उसको एंड कॉन्क्योर कर लिया था मलबा को एंड गुजरात को। बट व्हेन हुमायूं केम बैक टू मलबा, पर लेकिन जब हुमायूं वापस मलबा में आया तो जो बहादुर शाह था उसने रीऑक्यूपाइड कर लिया था गुजरात को। नाउ कमिंग टू हुमायूं स्ट्रगल विद शेर खान। सो हुमायूं के कौन कौन से स्ट्रगल रहे हैं शेर खान के साथ। सो when हुमायूं was busy in a struggle, जब हुमायूं बहुत ज्यादा बिजी था स्ट्रगल में with the बहादुर शाह, the अफगान जनरल शेर खान had occupied बंगाल। सो बच्चों जिस टाइम पे हुमायूं काफी ज्यादा बिजी था बहादुर शाह के साथ स्ट्रगल करने में, उस टाइम पे जो शेर खान हुआ करती थी उन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया था। इन 1537 हुमायूं है बच्चों वो टर्न हो गया टू हिम एंड साइन द फोर्ट ऑफ चुनार which has then under the rule of शेर खान। हुमायूं took 6 months to conquer it, और हुमायूं को पूरे 6 महीने लग गए उस जगह को कॉन्क्योर करने के लिए। 1 month आफ्टर हुमायूं ऑक्यूपाइड द चुनार। सो शेर खान ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया फोर्ट ऑफ गौर को, विच मीन्स कि वो दोनों की जगह को एक एक करके ऑक्यूपाई करने लग गए थे, विच इज द कैपिटल ऑफ बंगाल। हुमायूं नाउ मार्च अगेंस्ट शेर खान। तो हुमायूं ने क्या किया बच्चों, मार्च करना स्टार्ट कर दिया किसके अगेंस्ट, शेर खान के अगेंस्ट। बट शेर खान अवॉइडेड बैटल, लेकिन शेर खान ने जो बैटल है उसको अवॉइड किया विद हुमायूं। एंड ऐसा क्यों किया, बिकॉज उस टाइम पे वो इस बैटल के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद जो हुमायूं थे उन्होंने कॉन्क्योर कर लिया था बंगाल को बहुत ही इजीली। नाउ जो शेर खान थे बच्चों उन्होंने अटैक किया बिहार पे एंड ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया था द वे ऑफ हुमायूं इन हिज रिट्रीट। व्हाइल हुमायूं वाज कमिंग बैक फ्रॉम द बंगाल, जिस टाइम पे हुमायूं बंगाल से वापस आ रहे थे तो शेर खान ने इन्वेड किया उनको एट चौसा इन जून 1539 एंड हुमायूं को डिफीट कर दिया गया अटरली एंड एस्केप टू सेव हिज लाइफ। लेकिन वो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए एस्केप हुए, वहां से भाग गए। आफ्टर दिस बैटल शेर खान अडॉप्टेड द नेम शेर शाह। उसके बाद हुआ क्या कि जो शेर खान थे उन्होंने अपने नेम को चेंज करके उन्होंने नए नाम को अडॉप्ट किया जो कि था शेर शाह। हुमायूं असेंबल्ड फ्रेश ट्रूप्स एंड फॉट अ बैटल अगेंस्ट शेर शाह। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, अपने फ्रेश ट्रूप्स को असेंबल किया एंड अगेन एक बैटल लड़ी अगेंस्ट द शेर शाह एट कन्नौज।
और ये लड़ाई कब हुई थी बच्चों? मई 1540 में। बट फिर से हुमायूं को यहाँ पे डिफीट कर दिया गया एंड जो भी फोर्स था वो वहां से भाग गया फ्रॉम द इंडिया। शेर शाह had now become the master of northern India। अब शेर शाह क्या बन चुका था बच्चों? मास्टर बन चुका था नॉर्दर्न इंडिया का एंड उसने ऑक्यूपाई भी कर लिया था दिल्ली के थ्रोन को। नाउ कमिंग टू शेर शाह सूरी। सो बच्चों, शेर शाह सूरी was one of the strongest and wisest Muslim rulers in medieval India। उन्होंने रूल भी किया। He ruled India from 1540 till 1545, a time period of only 5 years। So उन्होंने 5 years तक के लिए रूल किया and his weak successor ruled up to 1555, right? The original name of Sher Shah was Farid Khan। So बच्चों, उनका जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद खान हुआ करता था एंड वो क्या थे बच्चों? बेटे थे किसके? बहुत ही स्मॉल जागीरदार ऑफ ससराम इन बिहार। He managed his father Jagir very successfully and Jagidar became prosperous and all the peasants, the cultivator and the soldiers starting admiring and adoring him। So बच्चों हुआ क्या कि जो जागीरदार थे वो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस बन गए थे क्योंकि उनके जो खुद के फादर थे वो भी जागीरदार हुआ करते थे एंड उसकी वजह से हुआ क्या कि जितने भी कल्टिवेटर्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी पीजेंट्स थे, उनको बहुत ज्यादा एडमायर किया करते थे, बहुत ज्यादा अडोर किया करते थे। उसके बाद शेर शाह ने स्टार्ट कर दिया था सर्विसिंग the governor of Bihar, who conferred on him on the title of Sher Khan for his chivalry in killing a tiger single-handed। So बच्चों, उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया था? किल किया था एक टाइगर को सिंगल हैंडेडली। उसके बाद जो गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने उनको टाइटल दिया था शेर खान का। नाउ शेर शाह वॉज अ सीजन सोल्जर। शेर शाह क्या हुआ करते थे बच्चों? बहुत ही सीजन सोल्जर हुआ करते थे, बहुत ही करेजियस जनरल हुआ करते थे एंड विद टाइम हुआ क्या? वो क्या बन गए थे? लीडर ऑफ अफगान नोबल्स ऑफ बिहार भी बन चुके थे। बैरम खान एंड द गवर्नर ऑफ बिहार, उन्होंने अपॉइंट किया था शेर खान को, बट इमीडिएटली आफ्टर बैरम खान डाइड शेर शाह ग्रेजुअली बिकेम द मास्टर ऑफ बंगाल। तो जैसे ही क्या हुआ बच्चों? बैरम खान की डेथ हो गई, उसके बाद हुआ क्या कि शेर शाह ग्रेजुअली धीरे धीरे मास्टर बन चुके थे बंगाल के। He gave humiliating defeats to हुमायूं। उन्होंने बहुत सारे humiliating defeats दिए हैं, बहुत बार हुमायूं को हराया भी था इन द बैटल्स ऑफ चौसन कन्नौज, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, एंड उन्होंने ऑक्यूपाई किया था थ्रोन ऑफ दिल्ली को इन 1540 AD। नाउ कमिंग टू हुमायूं's रिटर्न। सो द सक्सेसर ऑफ शेर शाह वर वेरी वीक। सो बच्चों, जो भी सक्सेसर थे शेर शाह के वो बहुत ज्यादा वीक हुआ करते थे एंड उन्होंने रूल भी किया फॉर द नेक्स्ट 10 years। उसके बाद जो हुमायूं था, ही फ्लेड टू इंडिया ऑन हिज वे टू पर्शिया एंड उसके बाद उसने वहां पे जाके शादी कर ली एंड ही वाज ब्लेस्ड विद द बर्थ ऑफ हिज सन। और उसका जो सन है वो पैदा हुआ, उसका बर्थ हुआ टू द केयर ऑफ हिज ब्रदर एंड विद द बैरम खान वेंट टू पर्शिया। उसके बाद जो शाह ऑफ पर्शिया है बच्चों, उसने प्रोवाइड किया हुमायूं को विद अ फोर्स ऑफ 14,000 सोल्जर्स एंड ये बोला कि वो कॉन्क्योर करे काबुल को एंड कंदाहार को। आफ्टर कॉन्क्योरिंग काबुल ही टुक ओवर द लाहौर और उसके बाद दिल्ली एंड आगरा विदाउट मच अपोजिशन। ही अपॉइंटेड अकबर, उसने अकबर को अपॉइंट किया एज द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड ओनली आफ्टर 1 year ऑफ हिज रूल ही स्लिप डाउन ऑफ हिज स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। लेकिन उसको 1 साल ही हुआ था रूल करते हुए, लेकिन उसका पैर फिसल गया और पैर कहाँ पे फिसला? जो उसकी लाइब्रेरी के स्टेयर्स थे वहां पे उसका पैर फिसल गया एंड ही टम्बल टू डेथ और उसकी डेथ हो गई। नाउ कमिंग टू अकबर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कोरोनेशन को। सो जैसे ही हुमायूं पास्ड अवे, अकबर वाज ओनली 13 year। अकबर सिर्फ 13 साल का था। सो अकबर अलॉन्ग विद द बैरम खान दे वर फॉलोइंग सिकंदर सुर इन पंजाब। सो बैरम खान को बहुत अच्छे से पता था हुमायूं के डेथ के बारे में एट कालानौर नियर द गुरदासपुर। सो ही सून गॉट कंस्ट्रक्टेड एंड उसने एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया ब्रिक्स का एंड ही मेड अकबर सेट ऑन द थ्रोन और उसने अकबर को थ्रोन पे बिठाया एंड ही कैरिड आउट हिज कोरोनेशन सेरेमनी एंड उसको डिक्लेयर भी कर दिया एज अ मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। देन आता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 AD। सो एट द टाइम ऑफ गोइंग थ्रू द कोरोनेशन सेरेमनी एट कालानौर, अकबर कुड नॉट बी सेड टू बी पोजेस एनी किंगडम। सो आदिल शाह, सिकंदर सूरी एंड इब्राहिम सूरी वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि वो स्टैब्लिश कर पाए अपने अफगान एम्पायर को इन इंडिया।
हेमू जो कि मिनिस्टर हुआ करते थे आदिल शाह के, उन्होंने कॉन्क्यूर किया टेरिटरीज ऑफ आगरा, ग्वालियर एंड दिल्ली को। द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, गुजरात, बंगाल वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बन चुके थे ऑफ द मुगल रूल। द राजपूत चीफ्स ऑफ राजस्थान हैड बिकम वेरी पावरफुल, और जो भी राजपूत चीफ हुआ करते थे कहाँ के बच्चों, राजस्थान के, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। अ टेरिफिक फेमाइन वाज रिवेजिंग द दिल्ली एंड आगरा टेरिटरीज, लेकिन हमें एक टेरिफिक फेमाइन देखने को मिला दिल्ली में एंड आगरा की टेरिटरीज में। अकबर ब्रदर्स, मिर्जा हाकिम एंड हिज अदर किथ एंड किन वर प्लॉटिंग कंस्पायरेसीज अगेंस्ट हिम, लेकिन जो अकबर का भाई था जिसका नाम था मिर्जा हाकिम, वो दूसरे लोगों के साथ मिलके कॉन्स्पायरेसीज को क्या कर रहा था, प्लॉट कर रहा था अगेंस्ट हिम। अकबर एंड बैरम खान सून मूव टू दिल्ली, लेकिन जो अकबर और बैरम खान थे वो दिल्ली की तरफ मूव हुए एंड टू गिव अ टफ एंड लॉन्ग फाइट टू हेमू, क्योंकि वो हेमू को क्या देना चाहते थे, बहुत ही टफ फाइट देना चाहते थे। द टू आर्मीज केम अक्रॉस इन द बैटलफील्ड ऑफ पानीपत, और कब, 5 नवंबर 1556 में। हेमू फॉट वेरी ब्रेवली, जो हेमू था बच्चों उसने बहुत ही ब्रेवली फॉट किया, लड़ाई लड़ी, एंड बट वाज स्ट्रक बाय एन एरो व्हिच पियर्स्ड हिज आईज, लेकिन उसकी आंख में क्या लग गया बच्चों, तीर लग गया। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट उसने क्या किया, बहुत ही ब्रेवली फाइट किया, बट एटलीस्ट हेमू को डिफीट कर दिया गया एंड उसकी जितनी भी चीजें थी, जितना भी उसका रीजन था उसको कैप्चर कर लिया गया। बैरम खान ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड विद अ सिंगल स्ट्रॉन्ग ब्लो चॉप्ड हेड ऑफ हेमू, और हुआ क्या बच्चों, बैरम खान ने अपना स्वॉर्ड निकाला एंड एक सिंगल स्ट्रोक से उसने क्या किया, जो हेमू का हेड था उसको चॉप कर दिया। ही नाउ मूव ऑन टू दिल्ली, उसके बाद वो दिल्ली की तरफ मुड़ा एंड उसने ऑक्यूपाई कर लिया था मुगल थ्रोन को। अकबर ऑल्सो ऑक्यूपाइड आगरा, और अकबर ने क्या किया, जो आगरा का पूरा एरिया था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर आता है बच्चों बैरम खान। So Bairam Khan acted as the regent of Akbar, and in this period जितने भी मुगल आर्मीज थी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था अजमेर को, ग्वालियर को एंड जौनपुर को। अकबर वॉज नाउ स्ट्रांगली स्टैब्लिश ऑन दी थ्रोन, और जो अकबर था वो बहुत ही स्ट्रांगली अपना थ्रोन स्टैब्लिश कर चुका था। बट बैरम खान हैड बिकम एरोगेंट, लेकिन जो बैरम खान था वो बहुत ज्यादा एरोगेंट बन चुका था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी था, राइट। सो ही वॉज सिया एंड वॉज अनपॉपुलर विद द सुन्नी, तो बच्चों वो खुद तो सिया था लेकिन वो सुन्नी नोबल्स के साथ बहुत ज्यादा अनपॉपुलर बिहेव करता था। एंड अनपॉपुलर बिहेव होने की वजह से होता क्या था कि जो भी सुन्नी नोबल्स थे वो बहुत ही स्ट्रांगली उनको अपोज किया करते थे उसकी डिक्टेटरशिप को लेके। सो बच्चों अकबर जो था वो बहुत ज्यादा अनॉय हो चुका था उसके हॉटी बिहेवियर से, एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ बैरम खान, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो बैरम खान से अपना पीछा छुड़ाएगा। एंड ही आस्क्ड हिम टू गो टू मक्का ऑन पिलग्रिमेज, तो बच्चों उसने क्या बोला, उसने बैरम खान को ये बोला कि वो मक्का होके आए। अकबर नाउ हिमसेल्फ टुक द राइन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन हैंड, सो अकबर ने क्या किया, जितना भी गवर्नमेंट का काम था वो अपने हाथों में ले लिया। लेटर हाउएवर अकबर अपॉइंटेड बैरम खान सन अब्दुल रहीम खान एट हिज कोर्ट, लेकिन बाद में हमें क्या देखने को मिला कि जो अकबर था उसने क्या किया, अपॉइंट किया बैरम खान के बेटे को जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान एट हिज कोर्ट। सो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की। नाउ कमिंग टू अकबर कॉन्क्वेस्ट। सो अकबर डिसाइडेड टू एक्सटेंड हिज डोमिनियंस, अकबर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने डोमिनियंस को एक्सटेंड करने वाला है एंड वो खुद को सुप्रीम मास्टर ऑफ हिंदुस्तान भी बनाएगा। इन 1561 उसका जो फोस्टर ब्रदर था जिसका नाम था आदम खान, उसने डिफीट किया बाज बहादुर को जो कि रूलर हुआ करते थे मलवा के, एंड मर्ज कर दिया उसको मुगल एम्पायर के साथ। अकबर का जो नेक्स्ट विक्टिम था बच्चों वो गोंदवाना था, विच वॉज रूल्ड बाय द हीरोइक एंड गैलेंट क्वीन। एंड जो मुगल्स थे बच्चों दे वॉन्ट डिस्पाइट टफ ऑपोजिशन, उनको काफी ज्यादा टफ अपोजिशन तो मिला बट वो जीत गए थे बाय द क्वीन हु डाइड इन द फील्ड फाइटिंग टू द लास्ट। तो बच्चों जो क्वीन थी वो मर चुकी थी, जो फील्ड थी फाइटिंग फील्ड वहीं पे ही, और जो मुगल्स थे वो बहुत अच्छी तरीके से जीत चुके थे। नाउ कमिंग टू राजपुताना। सो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपुताना कैन बी रिगार्डेड एज द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ अकबर। सो बच्चों जो भी कॉन्क्वेस्ट था राजपुताना का हम उसको क्या रिगार्ड करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी अकबर की, एंड ही अप्लाइड बोथ डिप्लोमेसी and war in subjugating the
राजपूत चीफ, तो उसने क्या किया, उसने सारे अपने जितने भी आइडियाज थे, जितने भी प्लान्स थे, वो सारे लगा दिए। उसने डिप्लोमेसी का भी यूज किया, उसने वॉर का भी यूज किया। एंड द राजपूत चीफ हु हैप्पीली सबमिटेड बाय दीज मेथड्स वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स एंड मनसाबाज। सो बच्चों, जो भी राजपूत चीफ थे जो कि बहुत ही हैप्पीली सबमिटेड हो चुके थे किसको, मुगल्स को, उनको गिफ्ट दिए जा रहे थे, उनको मनसबाज दिए जा रहे थे। इवन दोस किंगडम विच केम इनटू सीन आफ्टर द फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल, they were treated generously, which means कि जो भी मुगल के साथ राजपूत मिल रहे थे उनको बहुत ही generously ट्रीट किया जा रहा था। बट वो स्टेट जो कि उनका अपोजिशन कर रहे थे, वहां पे बहुत ही मर्सिलेसली क्या किया जाता था, लोगों के साथ डील किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, इन अक्टूबर 1567 जो अकबर है उसने इन्वेड किया एंड साइड किया द फोर्ट ऑफ चित्तौर, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द राणा ऑफ मेवाड़, एंड द सिege ऑफ चित्तौर लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उदय सिंह द राणा ऑफ मेवाड़ रेदर देन फेसिंग द मुगल्स टुक शेल्टर इन द हिल्स। उन्होंने क्या किया, जो भी राणा थे मेवाड़ के, उन्होंने फेस करने की जगह उन्होंने एक छोटा सा शेल्टर बना लिया था हिल्स में, एंड लीविंग द डिफेंस ऑफ चित्तौर टू हिज जनरल्स। और उन्होंने जितना भी डिफेंस था चित्तौर का वो सारा अपने जनरल्स के हाथ में रख दिया, पत्ता के हाथ में रख दिया और जयमल के हाथ में रख दिया। दे ऑफर स्टिफ अपोजिशन टू द मुगल्स, और जो जनरल्स थे उन्होंने बहुत ही स्टिफ अपोजिशन दिखाया अगेंस्ट द मुगल्स। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जो राजपूत है वो हार गए, एंड अकबर ने क्या किया, ही शॉट डाउन दी जयमल। नाउ चित्तौर दस केम इनटू द हैंड्स ऑफ मुगल्स, और धीरे धीरे जो चित्तौर था वो भी मुगल के हाथ में आ चुका था। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, कॉन्क्यूर किया कालिंजार को एंड रणथंभोर को एंड गुजरात को। द फॉल ऑफ चित्तौर हाउएवर डिड नॉट एंड राजपूत रेजिस्टेंस। तो बच्चों, जो भी हमें फॉल देखने को मिला चित्तौर का, उसकी वजह से राजपूत का रेजिस्टेंस एंड नहीं हुआ था। उदय सिंह पास्ड अवे इन 1572 एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज एक्सट्रीमली ब्रेव सन, जो कि बहुत ही फेमस थे, जिनका नाम था प्रताप सिंह। ही वाउड फॉर्मली टू गेट बैक चित्तौर। अब बच्चों, उन्होंने ये शपथ ली थी कि वो चित्तौर को वापस लेके आएंगे। एंड द ओनर ऑफ मेवाड़, द मुगल्स डिफीटेड राणा प्रताप, लेकिन जो मुगल्स थे उन्होंने राणा प्रताप को भी डिफीट कर दिया था इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। बट जो राणा प्रताप थे उन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा एंड बहुत ही ब्रेवरी के साथ क्या किया बच्चों, उन्होंने लड़ाई भी लड़ी till his death in 1597 AD. So the Rana was a symbol of Rajput chivalry. So बच्चों, जो राणा थे वो क्या बन गए, वो सिंबल बन गए राजपूत शिवलरी के लिए। Then we have Bengal and other conquest. So in 1574 अकबर ने क्या किया बच्चों, ऑर्डर दिया अपनी आर्मीज को कि वो बंगाल की तरफ मार्च करके जाए एंड क्रश द रिवॉल्ट ऑफ दाऊद खान, जो कि गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के। दाऊद वॉज किल्ड एंड बंगाल नाउ फॉर्मली बिकम अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। सो बच्चों, दाऊद की मौत के बाद हुआ क्या, जो भी बंगाल था, बंगाल का पूरा ही पार्ट किसके अंडर आ चुका था, मुगल एम्पायर के अंडर आ चुका था। हेयर आफ्टर अकबर ने क्या किया बच्चों, इन्वेड किया काबुल में एंड उसको बहुत ही अच्छे से एनेक्सेट भी कर लिया टू द मुगल एम्पायर इन 1585। उसके बाद उसने एक्सपेक्टेशंस भेजी ताकि कैप्चर कर पाए वो कंदाहार को, एंड सक्सीड भी हुआ इन ऑक्यूपाइंग इट आफ्टर ईयर्स ऑफ टफ स्ट्रगल, विच मीन्स कि काफी सालों तक स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन उसने लास्ट में क्या किया, कंदाहार को भी कैप्चर कर लिया। इन 1586 अकबर कॉन्क्यूर्ड कश्मीर। अब बच्चों 1586 में क्या हुआ, उसने कश्मीर को भी कॉन्क्यूर कर लिया और उसने अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया। बालूचिस्तान एंड सिंध वर ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड, इन दोनों जगह को भी कॉन्क्यूर कर लिया गया इन 1585 एंड 1591 respectively. So Akbar also succeeded in suppressing the north with frontier tribes of Yusufzais, Uzbekas and Roshniyas. फिर आता है बच्चों दक्कन। So after conquesting the नॉर्दर्न इंडिया, जो अकबर है बच्चों, उसने अपना अटेंशन को टर्न किया फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन एंड इन 1600 AD अकबर ने क्या किया, कॉन्क्योर कर लिया था अहमदनगर को फ्रॉम द ब्रेव क्वीन जिनका नाम था चांद बीबी। शी वाज ब्रूटली मर्डर्ड, उनको बहुत बुरी तरीके से उनका मर्डर कर दिया गया था बाय हर ओन ट्रेशियस सोल्जर्स, व्हिच मींस कि उनके जो खुद के सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी करी और उसके बाद उन्होंने उनको मार दिया। द फोर्ट ऑफ असीगढ़, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, खानदेश में देखने को मिलता है, वो पूरी जगह भी मुगल्स ने धीरे धीरे कैप्चर कर ली थी। अकबर मैनेज टू गेट बैक द फॉल ऑफ द फोर्ट बाय द ब्राइबरी। अकबर ने क्या किया बच्चों,
मैनेज कर लिया ताकि उसे फोर्ट मिल पाए और उसने ब्राइबरी दिया। इट इज सेड दैट द गेट्स वर ओपन्ड बाय द गोल्डन की। ये कहा जाता था कि जो भी गेट थे उस फोर्ट के, उसको ओपन करने के लिए गोल्डन की चाहिए होती थी। एंड द एंटायर किंगडम ऑफ खानदेश वर मोस्ट मुगल एम्पायर, और पूरा का पूरा जो भी खानदेश का क्या था बच्चों, एरिया था, वो पूरा का पूरा मर्ज हो चुका था मुगल एम्पायर के साथ। जितने भी दक्कन की टेरिटरीज थी उनको डिवाइड कर दिया गया था 3 न्यू शुबास के अंदर, विच इज बेरार, अहमदनगर एंड खानदेश। नाउ कमिंग टू एक्सटेंट ऑफ अकबर एम्पायर। अब हम देखेंगे कि जो अकबर का एम्पायर है वो किस तरीके से एक्सटेंड हुआ था, राइट। सो बाय 1605 एडी अकबर हैज सक्सीडेड इन सेटिंग अप अ ह्यूज एम्पायर। सो बच्चों 1605 तक आते आते अकबर ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर लिया था, विच वाज बाउंडेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में अगर हम देखें तो हिमालयाज थे, अगर हम साउथ की तरफ देखें तो रिवर आपकी गोदावरी हुआ करती थी, वाइल इन द वेस्ट ये एक्सटेंड था फ्रॉम दी हिंदू कुश टू दी ब्रह्मपुत्र इन दी ईस्ट। तो पूरी जगह से उसने बहुत अच्छे से एरिया को कवर कर लिया था। अकबर हैड डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 3 प्रोविंसेस। अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने अपने एम्पायर को प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया था, या फिर आप शुभास भी बोल सकते हो। तो बच्चों कौन कौन से थे, टोटल आपको 15 देखने को मिलेंगे। काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, अवध, बिहार, बंगाल, अहमदाबाद, मलबा, बेरार, खानदेश और अहमदनगर, ये इनकी प्रोविंसेस हुआ करती थी। बट अकबर पास्ड अवे इन 1605 एडी एंड उसको बरी किया गया था एट सिकंदर नियर द आगरा, एंड ही हैड सेट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मुगल एम्पायर। और अकबर ने क्या किया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मुगल एम्पायर को सेटअप किया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, जिसका नाम था सर नूरुद्दीन जहांगीर। सो बच्चों अब हम बात करेंगे जहांगीर की। सो एम्परर जहांगीर वाज 36 ईयर ऑफ एज व्हेन ही वाज एनथ्रोन्ड। सो बच्चों जो जहांगीर थे उनकी एज कितनी थी, 36 ईयर थी जब उनको एनथ्रोन्ड किया गया था, जब उनको गद्दे पे बिठाया गया था। एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज एसेशन टू द थ्रोन ही अरेंज्ड फॉर अ गोल्डन चेन टाइड with bells to a stone pillar outside the Agra fort. उसके बाद the renowned change of justice was for oppressed persons to place their petitions before the king. Any oppressed person could pull the chain to get the justice. So बच्चों उसके बाद हुआ क्या कि जब जहांगीर का राइन का टाइम था, उन्होंने क्या किया, अरेंज किया एक गोल्डन चेन को, एंड उन्होंने उसको टाई कर दिया बेल के साथ, और उन्होंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन आके इस चेन को पुल कर सकता है, और जो भी पर्सन क्या करेगा, पुल करेगा चेन को, उसको जस्टिस दिया जाएगा। द किंग लिसन टू हिज अपील एंड गिव हिम जस्टिस। और बच्चों जो किंग थे वो क्या करते थे, वो अपील को सुनते थे और जस्टिस भी प्रोवाइड करते थे। नाउ कमिंग टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ जहांगीर। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेवाड़ की। सो जहांगीर वॉज डिटरमाइंड टू क्रश द पावर ऑफ राजपूत। जहांगीर बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो चुका था कि उसको क्या करना है, राजपूत की पावर को क्रश करना है और जो मेवाड़ है उसको कैप्चर करना है। सो ही ऑर्डर्ड फॉर 3 एक्सपेडिशंस। सो बच्चों उसने क्या किया, 3 एक्सपेडिशंस को ऑर्डर दिया इन सक्सेशन अगेंस्ट द मेवाड़, बट उसको कुछ भी अचीव नहीं हुआ। फाइनली एक एक्सपेडिशन हमें देखने को मिले 1614 में, एनकाउंटर्ड विद सक्सेस, और इस एक्सपेडिशन में हमें सक्सेस देखने को मिली। राणा अमर सिंह पुट अप अ ब्रेव फाइट बट at last defeated and forced to make a peace with मुगल। सो बच्चों जो राणा अमर सिंह थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उनको डिफीट कर दिया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो पीस को मेंटेन करे विद मुगल। ही देयर आफ्टर रिमेन लॉयल टू द मुगल। उसके बाद वो मुगलों के लिए काफी ज्यादा लॉयल रहे, एंड जहांगीर रिलेशनशिप विद अदर राजपूत स्टेट वो भी पीसफुल ही रहे। फिर आता है बच्चों डेक्कन पॉलिसी। So Jahangir continued with the expansionist policy of his father Akbar with regard to Deccan, but he could not achieve much success in it. So बच्चों जो जहांगीर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकबर के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट किया। वो चाहते थे कि वो अपने एम्पायर्स को और ज्यादा एक्सटेंड करें, लेकिन अगर हम दक्कन की बात करते हैं तो उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। सो फ्रॉम 1608 टू 1619 जो जहांगीर थे उन्होंने 2 एक्सपेडिशंस को भेजा टू अहमदनगर ताकि वो ओवर पावर कर पाए मालिक अंबर को, बट जो वॉर था बच्चों वो ड्रैग ऑन हुआ विदाउट एनी रिजल्ट। उसके बाद अल्टीमेटली इन 1616 एडी जो जहांगीर थे बच्चों उन्होंने किसको भेजा, ही सेंट प्रिंस खुर्रम टू कॉन्क्यूर दी अहमदनगर। नाउ जो मालिक अंबर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और 15 लाख रुपीस को पे किया टू द मुगल्स एज वॉर कंपनसेशन। सो दो ही एक्सेप्टेड मुगल overlordship, he was not completely beaten. So बच्चों
माना कि उन्होंने क्या कर लिया था कि जो मुगल का ओवरलॉर्डशिप है उसको एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन वो कंप्लीटली उनको हराया नहीं गया था। आफ्टर 4 years जो बच्चों खुर्रम थे उसने क्या किया, ही ड्रॉप्ड हिज रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा, और उसने पे किया ट्रिब्यूट को टू द मुगल एम्पायर। फिर आता है कांगड़ा। सो ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर जो मुगल आर्मीज थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था कांगड़ा के फोर्ट को बहुत ही सेवरल टाइम, लेकिन वो उसको कॉन्क्योर नहीं कर पाए थे। सो इन 1621 AD जहांगीर ने क्या किया बच्चों, विक्रमजीत सिंह को भेजा अंडर द कमांड ऑफ प्रिंस खुर्रम ताकि वो कॉन्क्योर कर पाए फोर्ट को। इट वॉज ऑक्यूपाइड आफ्टर अ सेज ऑफ 4 months, 4 महीने की लड़ाई के बाद उस फोर्ट को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। एंड जो मुगल फोर्सेस थे उन्होंने सारे पोजीशंस को टेक ओवर कर लिया था फोर्ट के, एंड जितने भी ट्रेजर्स थे वो ले चुके थे, जिसको होल्ड कर दिया गया there since ancient times. Now coming to the loss of Kandahar. So बच्चों कंदाहार बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस हुआ करता था फ्रॉम अ मिलिट्री एंड कमर्शियल एंगल, एंड ये जो सिटी था बच्चों ये लोकेटेड कहाँ पे था, on the border between the Mughal Empire and Persia. So it was conquered by the Akbar, और अकबर ने कब कॉन्क्योर किया था, 1595 AD में किया था। बट शाह अब्बास जो कि रूलर हुआ करते थे पर्शिया के, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था इन 1622 AD। नाउ बच्चों जो जहांगीर थे उन्होंने बहुत ही मैसिव एग्रीमेंट्स बनाए फॉर अ वॉर टू रिकैप्चर इट। वो चाहते थे कि वो उस जगह को वापस रिकैप्चर कर ले। हाउएवर ही हैड टू लीव एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू प्रिंस खुर्रम रेबिलियन, लेकिन उनको अपने एक्सपेक्टेशंस को वहीं पे छोड़ना पड़ा। किसकी वजह से, प्रिंस खुर्रम के रेबिलियन की वजह से। नाउ जो सिटी ऑफ कंधार था बच्चों, इट वॉज लॉस्ट टू मुगल एम्पायर फॉर एवर। फिर आता है प्रिंस खुर्रम रिवॉल्ट। सो इन 1622 जो खुर्रम है बच्चों, ही स्टूड इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट हिज फादर एंड एम्परर जहांगीर। सो जो नूर जहां थे बच्चों, ही लुक्ड अपॉन द खुर्रम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग राइवल टू द थ्रोन अगेंस्ट हर एंड ओन सन इन लॉ जिसका नाम था शहरयार। नाउ शी टर्न होस्टाइल अगेंस्ट द खुर्रम। वो क्या हो चुकी थी, वो टर्न हो चुकी थी अगेंस्ट खुर्रम, एंड शी गॉट हिम डेप्रिवेड ऑफ हिज जागीर पोस्ट। तो उसने क्या किया, उसने उसको डेप्रिवेट कर दिया उसी के जागीर पोस्ट से, इवन किंग फेवर, और जो किंग थे उन्होंने भी फेवर किया। इन 1622 उसने क्या किया बच्चों, उसने प्लॉट किया कि वो खुर्रम को भेजेगी कंदाहार में, बट जो खुर्रम था बच्चों उसने मना कर दिया कि वो मूव नहीं करेगा एंड चूज टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द एम्परर, और उसने कहा कि मैं जो एम्परर है उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट को चूज करूंगा। दो जो खुर्रम रिबेलियन था बच्चों वो अनसक्सेसफुल रहा एंड इट वाज नॉट विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। उसका जो रिवॉल्ट था वो डिस्क्लोज हो चुका था एंड द इनसिक्योरिटी ऑफ द एम्परर थ्रोन, इट वाज गिव अ सीवियर ब्लो टू द प्रेस्टीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। इसकी वजह से क्या देखने को मिला, हमें बहुत ही सीवियर ब्लो देखने को मिला, किसके रिगार्डिंग, प्रेस्टीज या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर के रिगार्डिंग। दिस वाज अ पोएटिक जस्टिस एट इट्स बेस्ट एंड वी नो दैट इवन जहांगीर एज प्रिंस सलीम had also rebelled against his father, क्योंकि हमें पता है कि जो जहांगीर है एज प्रिंस सलीम उसने भी क्या किया था, रिबेल किया था अगेंस्ट हिज फादर एम्परर अकबर। नाउ कमिंग टू फॉरेन विजिटर्स टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जहांगीर अ गुड नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स, उन्होंने भी विजिट किया था कोर्ट को एंड उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल अकाउंट को लेफ्ट किया ऑफ द इवेंट जो भी कोर्ट में हुए थे। बट इट कैन बी नोटेड दैट ये सारे ही अकाउंट्स कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। By the time of Jahangir, the Portuguese, Dutch and English उन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था ट्रेडिंग सेंटर को इन इंडिया दो, लेकिन उस टाइम पे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे। बच्चों जो पोर्चुगीज थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे ट्रेड से एंड वो ऑफनली रिस्टोर करते थे टू पायरेसी। जहांगीर प्रिवेंटेड देम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ट्रेड विद इंडिया, और जहांगीर ने क्या किया था बच्चों, रोक दिया था उनको आगे ट्रेड करने के लिए विद इंडिया एंड अनलेस दे रेक्टिफाइड देयर वेज, जब तक कि वो अपने वेज को रेक्टिफाई नहीं करते हैं तब तक जहांगीर ने बिल्कुल ही प्रिवेंट कर दिया था कि वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। इन 1608 विलियम हॉकिंस जो कि एम्बेसडर हुआ करते थे ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने भी विजिट किया था जहांगीर के कोर्ट में एंड वो इंडिया ही रहे थे 3 साल के लिए। अनदर ब्रिटिश एम्बेसडर जिनका नाम था सर थॉमस रो, उन्होंने भी क्या किया था बच्चों, विजिट किया था मुगल कोर्ट में। कब किया था, 1615 AD में। जो मुगल रूलर हुआ करते थे उन्होंने ऑफर किया था बहुत ही फेवरेबल रिसेप्शन को एंड ही रिसीव परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर फॉर द इंग्लिश कंपनी टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत, और बच्चों उनको परमिशन भी मिल गई थी मुगल एम्परर से कि वो अपनी इंग्लिश कंपनी को सेटअप कर सकते हैं कहाँ पे, सूरत में।
फिर आते हैं बच्चों नूरजहान। सो इन 1611 जहांगीर ने शादी की थी किससे बच्चों? नूरजहान से। एंड द विडो ऑफ शेर अफगान, जो कि विधवा थी किसकी बच्चों? शेर अफगान की। Once becoming emperors, Noor Jahan had unbound influence over the private and public affairs of the Jahangir. So बच्चों उसके बाद जैसे ही वो क्या बन गई थी? इम्प्रेस बन गई थी। उसके बाद जो नूर जहां है उसका बहुत ही ज्यादा हमें अनबाउंड इन्फ्लुएंस देखने को मिला था किसके रिगार्डिंग? जो भी प्राइवेट या फिर पब्लिक अफेयर्स हुआ करते थे जहांगीर के, उसके रिगार्डिंग। एंड शी बिकेम ऑल बट इन नेम द रियल सोवेरियन ऑफ द एम्पायर। सो जहांगीर गेव हर द टाइटल ऑफ नूर जहां। सो इसी वजह से जो जहांगीर है उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ को एक टाइटल देगा, और वो टाइटल क्या था? नूर जहां था। नूर जहां का मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सिंस देन शी वॉज बेटर नोन एज नूर जहां, और उस दिन के बाद से उसका नाम नूर जहां ही पड़ गया। जहांगीर हिमसेल्फ बिकम अ टूल इन हर हैंड्स। देन आता है बच्चों शाहजहां। So after the Jahangir death in 1627, Noor Jahan tried to place her own son-in-law, जिनका नाम था शहरयार, on the throne of Delhi, but उनके जो efforts थे वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुके थे। शहरयार का मर्डर कर दिया गया, एंड जो प्रिंस खुर्रम था बच्चों उसने सक्सीड किया था थ्रोन को विद द टाइटल ऑफ शाहजहां, और उसने शाहजहां का टाइटल लिया था। नाउ जो नूर जहां थे बच्चों वो लॉस्ट कर चुके थे अपनी पॉलिटिकल पावर्स को, एंड उसने कैसी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था? रिटायर्ड लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया था। और कहाँ पे? नियर लाहौर, बाय द टाइम ऑफ हर डेथ इन 1645 AD. So now coming to our next topic, which is conquest of Shah Jahan. So Shah Jahan also targeted to spread his empire such as his predecessors. So बच्चों शाहजहां क्या चाहते थे? कि वो भी अपने एम्पायर को थोड़ा एक्सटेंड करे जैसे उनके प्रीडिसेसर्स ने किया था। So सबसे पहले हम बात करेंगे डक्कन कैंपेन्स की। So शाहजहां like other Mughal emperors and he wished to conquer and occupy the Shia kingdoms of the Deccan. So बच्चों शाहजहां क्या चाहते थे? कि जो भी शिया किंगडम है दक्कन के वो उनको ऑक्यूपाई कर ले। फर्स्टली उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेडिशंस को भेजा अंडर दी महापत खान अगेंस्ट दी अहमदनगर। जितने भी मुगल फोर्सेस थी उन्होंने कैप्चर कर लिया था फोर्ट ऑफ दौलताबाद को आफ्टर अ टफ फाइटिंग ऑफ 2 months। तो बच्चों 2 महीने के लिए उन्होंने बहुत ही टफ फाइट किया, एंड फाइनली उन्होंने कैप्चर कर लिया था फोर्ट ऑफ दौलताबाद को। द किंगडम्स ऑफ अहमदनगर was merged to the Mughal Empire, और इसी के साथ जो किंगडम हुआ करते थे अहमदनगर के उनको मर्ज कर दिया गया था मुगल एम्पायर के साथ। और कब मर्ज किया था? इन 1633 AD में। नेक्स्ट शाहजहां सेंट अ रिटन फरमान टू द रूलर ऑफ गोलकोंडा, ताकि वो एक्सेप्ट करे उनकी ओवरलॉर्डशिप को। ही रेडिली सरेंडर्ड, उसने लेकिन क्या किया? उसने बहुत आराम से सरेंडर कर दिया, एंड एग्री भी किया कि वो रिकॉग्नाइज करेगा सोवेरियनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर को टू हैव खतूबा रीड एंड कॉइन्स एनग्रेव्ड इन द नेम ऑफ शाहजहां। एंड उसने पे भी किया 128 लाख ऑफ रुपीज एज अ एरियर्स ऑफ द एनुअल ट्रिब्यूट। सो बच्चों जो गोलकोंडा का किंग हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था उनकी ओवरलॉर्डशिप को, एंड उसने खुद को सरेंडर कर लिया। उसने ये भी कहा कि वो क्या करेगा? वो ट्रिब्यूट भी पे करेगा, एंड ट्रिब्यूट का अमाउंट कितना था? 128 लाख रुपीज। नाउ इन 1638 जो शाहजहां है बच्चों उन्होंने कॉन्क्योर कर लिया था बीजापुर को, एंड इट्स सुल्तान जिनका नाम था आदिल शाह, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया शाहजहां को एंड उनके सोवेरियन को, एंड उनको भी ट्रिब्यूट पे किया गया। और कितना किया गया बच्चों? अ सम ऑफ 20 लाख रुपीज एज अ ट्रिब्यूट। फॉर द कमिंग 20 ईयर्स जो मुगल था बच्चों उसने कोई भी एक्सपेडिशंस नहीं भेजा था बीजापुर में या फिर गोलकोंडा में। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल एशियाटिक कैंपेन। So Shah Jahan nurtured a desire to conquer the provinces of Balkh and Bukhara in Central Asia. So शाहजहां ने क्या किया? एक डिजायर दिखाया, एक इच्छा दिखाया कि वो कॉन्क्योर करना चाहते हैं प्रोविंसेस ऑफ बल्क एंड बुखारा जो कि सेंट्रल एशिया में हुआ करते थे। एंड ये जो चांस था इसको प्रोवाइड भी किया गया बाय द फाइटिंग अमंग द रूलिंग चीफ्स ऑफ दीज टेरिटरीज, क्योंकि यहाँ के जो टेरिटरीज के जितने भी चीफ हुआ करते थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो इसी चांस को शाहजहां लेना चाहते थे। वन ऑफ द चीफ नगर मोहम्मद अपील टू शाहजहां फॉर दी सपोर्ट। सो हुआ क्या कि यहीं के एक चीफ थे जिनका नाम था नगर मोहम्मद, उन्होंने शाहजहां को अपील किया कि वो उनको सपोर्ट करे। सो शाहजहां ने क्या किया बच्चों? उसने प्रिंस मुराद को भेज दिया एंड अली मर्दान खान को भेज दिया एक लार्ज आर्मी के साथ। कहाँ पे? बल्क में।
अब्दुल अजीज जो कि रूलर हुआ करते थे बल्ख के एंड बुखारा के, वो वहां से भाग गए। मुराद डिड नॉट विश टू स्टे ओवर देयर, अब मुराद नहीं चाहता था कि वो वहां पे रहे, सो बच्चों वो वापस दिल्ली आ गया एंड शाहजहां ने एक अनदर एक्सपेडिशंस को भेजा टू बल्ख। नाउ मुगल हैड टू फेस द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ उज़्बेक एंड अदर ट्राइब्स, लेकिन मुगल को बहुत ही ज्यादा क्या फेस करना पड़ा, जो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हुआ करती थी उज़्बेक की एंड ट्राइब्स की, उसको फेस करना पड़ा। The Mughals were forced to retreat to India after suffering heavy losses. So बच्चों जो मुगल्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो रिट्रीट हो जाए इंडिया की तरफ, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। दिस इवेंट लोवर्ड द प्रेस्टीज ऑफ शाहजहां, और जैसे ही मुगल लोग हारे तो उसकी वजह से जितना भी प्रेस्टीज हुआ करता था शाहजहां का, वो भी कम हो चुका था। फिर आया बच्चों द कांदाहार एक्सपेडिशंस। सो मुगल्स हैड लॉस्ट कांदाहार इन द टाइम ऑफ जहांगीर, तो जहांगीर के टाइम में हमने क्या पढ़ा था कि जो मुगल्स थे उन्होंने कांदाहार को वो हार चुके थे। शाहजहां वाज क्यूरियस टू रिकैप्चर कांदाहार, लेकिन जो शाहजहां थे वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और वो चाहते थे कि वो कांदाहार को रिकैप्चर करे। अली मर्दान खान द इरानियन गवर्नर ऑफ द कांदाहार, वो अच्छे टर्म्स पे नहीं थे अपने मास्टर के साथ, विच इज द शाह ऑफ ईरान। इन 1638 उन्होंने सबमिट किया था सिटी को टू द मुगल्स एंड उन्होंने खुद ही शेल्टर ले लिया था इन द मुगल कोर्ट ऑफ दिल्ली। बट शाह अब्बास सेकंड जो कि रूलर हुआ करते थे ईरान के, आफ्टर मच प्रिपरेशंस उन्होंने इन्वेड किया फोर्ट ऑफ कांदाहार में एंड ऑक्यूपाई कर लिया उसको इन 1648। शाहजहां ने 3 अटेम्प्ट्स किए इन 1649, 1652 एंड 1655 ताकि वो ऑक्यूपाई कर पाए कांदाहार को, बट सारी मेहनत पानी में चली गई। कांदाहार बिकम अ पास्ट फॉरएवर टू द मुगल एम्पायर। फिर आता है बच्चों रिलेशनशिप विद दी पोर्चुगीज। सो बच्चों जो पोर्चुगीज थे उन्होंने भी बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को क्रिएट किया था फॉर द मुगल एम्पायर बाय लूटिंग द शिप्स। उन्होंने क्या किया था, जितने भी शिप्स थे उनको लूट लिया था। दे हैड सेट अप अ बेस एट हुगली, और उन्होंने अपने बेस को सेटअप कहाँ किया था, हुगली रिवर में, and which they were using for piracy in the Bay of Bengal. Now जो मुगल आर्मी थे बच्चों, they took the stern action against the Portuguese। जितने भी मुगल आर्मी थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या किया, एक्शन लिया अगेंस्ट द पोर्चुगीज एंड ड्रोव देम आउट ऑफ द हुगली, और उन्हें हुगली से भगा दिया। फिर आता है शाहजहां रूल अ मैग्निफिसेंट गोल्डन एज। सो बच्चों जो राइम हुआ करता था शाहजहां का, वो एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम 1627 टिल 1657 एंड इसको रिगार्ड भी किया जाता है कि ये जो पीरियड था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड हुआ करता था, या फिर हम उसको मैग्निफिसेंट एज के नाम से भी जानते हैं ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। देयर आर सेवरल फैक्टर्स फॉर इट। अब हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको जस्टिफाई भी करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इट वाज अ पीरियड ऑफ पीस, ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें पीस हमें देखने को मिली है, प्रोस्पेरिटी हमें देखने को मिली थी। सेकेंडली बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही वंडरफुल स्टाइल्स में उनको बनाया गया है एंड जो कैरेक्टर्स थे उनको भी कंस्ट्रक्ट किया गया है आगरा में, दिल्ली में एंड अदर प्लेसेस इन द एम्पायर। कोहिनूर डायमंड एंड पिकॉक थ्रोन, ये भी बच्चों एडॉर्न हुआ था इसी कोर्ट में। थर्डली जो भी एजुकेशन था, लिटरेचर था, पेंटिंग था, आर्किटेक्चर था, जो म्यूजिक था, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ है उनके टाइम में। ऑल द ब्रांचेस ऑफ फाइन आर्ट वो भी फ्लरिश हुए हैं। फोर्थली जो एम्परर थे बच्चों, दे लुक्ड आफ्टर द बेटरमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, वो हमेशा ये चाहते थे कि जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उनके लोग हैं, उनका बेटरमेंट होता रहे। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था बच्चों वो बहुत ही प्रोफाउंड था, बहुत ही एफिशिएंट था। लास्टली इन स्पाइट ऑफ हेवी एक्सपेंडिचर्स ऑन वॉर्स, जो रॉयल ट्रेजरी थी वो तब भी फुल थी। इन ऑलमोस्ट ईच वॉक ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, जो इंडिया था बच्चों उस टाइम पे वो एक पीक पे था अपनी ग्लोरी का इन शाहजहां पीरियड। सो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, शाहजहां के पीरियड को मैग्निफिसेंट पीरियड या फिर गोल्डन टाइम पीरियड भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू शाहजहां रिलेशनशिप विद हिज सन्स। सो बच्चों शाहजहां के 4 बेटे थे एंड जो रिलेशंस थे अमंग द ब्रदर्स वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, वो जेलस थे एक दूसरे से। एंड शाहजहां हैड अपॉइंटेड हिज सन्स एज गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, और शाहजहां ने क्या किया था, अपने बेटे को एज गवर्नर भी अपॉइंट किया था अपने अलग अलग प्रोविंसेस में, जैसे कि दारा शिकोह वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, शुजा वाज इन चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ द दक्कन एंड जो मुराद था बच्चों ही वाज द गवर्नर ऑफ द गुजरात। तो बच्चों जो चारों ही बेटे थे शाहजहां के, उनके पास सफिशिएंट फोर्सेस हुआ करती थी एंड सोर्सेस भी थे सो दैट कि वो फाइट कर पाए अगेंस्ट वन अनदर। फिर आता है वॉर ऑफ सक्सेशन। सो इन 1657 एडी जो शाहजहां थे वो बीमार पड़ चुके थे,
उसका जो बेटा था जिसका नाम था दारा, ही वॉज लिविंग विद हिम एंड अटेम्प्टेड टू सप्रेस द न्यूज ऑफ हिज फादर सिकनेस। और वो ये नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि जो शाहजहां है वो बीमार है। बट द न्यूज स्प्रेड टू अदर सन्स ऑफ द शाहजहां। लेकिन ये जो खबर है वो सारे ही बेटों में पहुंच चुकी थी, एंड हु बिकम डाउटफुल ऑफ द डिजाइन्स ऑफ दारा। सून एक टेरिफिक स्ट्रगल हमें देखने को मिला जो कि स्टार्ट हुआ अमंग दारा, शाहजहां एंड औरंगजेब एंड मुराद। नाउ जो चारों ही बेटे थे शाहजहां के, उनके बीच में क्या होने लग गया था बच्चों, बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल देखने को मिला क्योंकि उन सभी को ही मुगल थ्रोन चाहिए था। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगजेब फाइनली केम आउट सक्सेसफुल। सो जितने भी हमें वॉर्स देखने को मिले हैं सक्सेशन के, उन सभी में ही जो औरंगजेब था वो सक्सेसफुल हुआ था, एंड उसने डिफीट किया था दारा को एट 2 प्लेसेस। सबसे पहले धर्मात में, एंड सेकेंड टाइम उसने सोमूगढ़ में क्या किया था, नियर दी आगरा उसको हराया था। और कब हराया था, इन मई 1658। उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, सीज कर लिया था आगरा को, एंड उसने इम्प्रिजन भी कर दिया था अपने ही फादर को जिसका नाम था शाहजहां इन आगरा फोर्ट। उसके बाद औरंगजेब वॉज नाउ द वर्चुअल ओनर ऑफ द एम्पायर। तो औरंगजेब क्या बन चुका था, एक वर्चुअल ओनर बन चुका था एम्पायर का, एंड ही हेल्ड अ ग्रैंड दरबार वेयर ही वाज ऑनर्ड एज एम्पायर। और उसका एक ग्रैंड दरबार भी था जहां पे उसको ऑनर किया जाता था एज एम्परर। नाउ औरंगजेब बच्चों फुल्ली केपेबल था और उसने अपने ब्रदर्स को डिफीट भी किया। उसके अलावा शाहजहां, मुराद एंड अदर जो कैलमिन थे टू द मुगल थ्रोन वन बाय वन। सो उसने क्या किया, उसने एक एक करके सबको ही हराया, एंड फाइनली वो थ्रोन पे बैठ चुका था। दारा हैज मैनेज टू इवेड फ्रॉम सामूगढ़। सो बच्चों जो दारा था वो इवेड हो चुका था सामूगढ़ से, एंड ही वाज सर्च फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फाइनली कैप्चर्ड बाय औरंगजेब फोर्सेस। सो उसको चारों तरफ ढूंढा जा रहा था, और उसी टाइम पे जो औरंगजेब की फोर्सेस थे उन्होंने दारा को कैप्चर भी कर लिया था, एंड उसको दिल्ली लेके आया गया। उसके बाद उसका बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, एंड शाहजहां को इम्प्रिजन ही रखा गया टिल 1666 एडी। बट उसके बाद उसने अपने थ्रोन को लॉस्ट करा था कब, 1658 एडी में। नाउ कमिंग टू औरंगजेब। सो बच्चों औरंगजेब 6th मुगल एम्परर था इंडिया का, एंड 3rd सन था शाहजहां का। He succeeded to the throne after the winning the war of succession against the brother. So बच्चों उसको थ्रोन कैसे मिला था, जब उसने वॉर लड़ी थी किसके अगेंस्ट, अपने ही भाइयों के अगेंस्ट। उसके बाद उसने अपने फादर को इम्प्रिजन कर दिया था और वो खुद जाके गद्दी पे बैठ गया था। उसके बाद उसने रूल किया है मुगल एम्पायर में फ्रॉम 1659 टिल 1707 AD, एंड ही वॉज द मोस्ट प्रोबेबली जो एबलेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट सन ऑफ शाहजहां हम उसको बोल सकते हैं। वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सुन्नी हुआ करता था, एंड हिज मैक्सिमम नोबल्स वो भी सुन्नी मुस्लिम ही हुआ करते थे, और वो हमेशा ही उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट किया करते थे। फिर आता है बच्चों रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। सो मैक्सिमम जितने भी हिस्टोरियंस थे दे आर द व्यू दैट कि जो औरंगजेब था बच्चों वो हेल बेंट था टू रिस्टोर द इस्लामिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। वो चाहता था कि जो भी स्टेट है वहां पे जो इस्लामिक कैरेक्टर्स हैं उनको रिस्टोर वो कर पाए। इन इफेक्ट औरंगजेब रिवर्स्ड अकबर रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन। सो बच्चों उसने क्या किया, औरंगजेब ने रिवर्स कर दिया था अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को ऑफ टॉलरेशन। सो देयर इज अ वेरी लिटिल डाउट दैट बाय नेचर जो औरंगजेब था वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। However, in addition to being an Orthodox Muslim, वो एक रूलर भी हुआ करता था। In 1679, he reimposed जाजिया ऑन द हिंदूज। उसके बाद उसने क्या किया बच्चों, हिंदूज के ऊपर वापस क्या कर दिया था, री इम्पोज कर दिया था जाजिया को, एंड उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था फेस्टिवल ऑफ नवरोज को। उसके अलावा सेवरल अदर हमें रेगुलेशंस देखने को मिले हैं ऑफ द सेम कैरेक्टर जो कि इम्पोज किए गए थे। इन इफेक्ट जो औरंगजेब था बच्चों, ही डिड नॉट ट्राई टू ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ स्टेट। उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कि वो स्टेट के कैरेक्टर को ऑल्टर करे, बट उसने रीअसर्टेड किया टू इट्स बेसिक इस्लामिक कैरेक्टर। Hence, जो औरंगजेब का रिलीजियस बिलीफ था बच्चों, it was not the fundamental of his political policies. Now coming to relationship with the Rajput. So औरंगजेब continued with an aggressive policy toward the Rajput. So बच्चों अगर हम औरंगजेब की बात करें तो उसने अपनी अग्रेसिव पॉलिसी को जारी ही रखा। When in 1678 राजा जसवंत सिंह ऑफ मेवाड़ he passed away, तो उनके जो बेटे थे जिनका नाम था अजीत सिंह, he was detained in Delhi, and जो किंगडम था मारवाड़ का वो मर्ज हुआ विद द मुगल एम्पायर। दो थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ब्रेव राजपूत सोल्जर्स जिनका नाम था दुर्गादास, जो औरंगजेब था बच्चों उसने फाइनली रिकॉग्नाइज किया अजीत सिंह को कि वो रूलर बने मारवाड़ का।
औरंगजेब नाउ टर्न अगेंस्ट द किंगडम ऑफ मेवाड़ एंड केम टू अजमेर हिमसेल्फ। उसके बाद औरंगजेब बच्चों किसके अगेंस्ट हो चुका था, जो भी किंगडम है मेवाड़ का उसके अगेंस्ट हो चुका था एंड वो अजमेर आ गया था। ही सेंट प्रिंस अकबर टू सप्रेस द राजपूत। उसने प्रिंस अकबर को भेजा ताकि वो राजपूत को सप्रेस कर पाए। बट अकबर ने क्या किया बच्चों, ही लॉक इनटू अ कॉन्स्पिरेसी विद द राजपूत एंड उसने डिक्लेयर कर दिया खुद को एज द एम्परर। सो बच्चों जो औरंगजेब था वो अलार्म हो चुका था। हाउएवर ही बिकम सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एनिमिटी अमंग द राजपूत। लेकिन वो सक्सेसफुल रहा और उसने क्या क्रिएट किया, एनिमिटी को क्रिएट किया अमंग द राजपूत एंड अकबर। उसके बाद जो अकबर है बच्चों, ही फ्लेड टू दक्कन एंड उसके बाद वो पर्शिया चला गया। उसके बाद वहां से वो कभी भी वापस नहीं आया। जो वॉर था राजपूत के साथ वो कंटिन्यू ही रहा एंड वो एंड कब हुआ, बाय द ट्रीटी ऑफ उदयपुर। राजा जय सिंह उन्होंने क्या किया, he ceded some pargans to the Mughals in the place of Jizya and he made the Raja Mansubar of 600 zat। फिर हमें देखने को मिले इंटरनल रिवॉर्ड्स इन औरंगजेब राइन। सो बच्चों जो औरंगजेब की पॉलिसी थी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इसकी वजह से हमें रिवॉल्ट देखने को मिले इन सेवरल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाट रिबेलियन को। सो इन 1669 जो जाट थे बच्चों आगरा के एंड मथुरा के, वो खड़े हुए इस रिवोल्ट को लेके अंडर देयर लीडर जो कि थे गोकुल। The policy of persecution of Hindus followed by the local Mughal governor angered the Jat of this area। तो हुआ क्या बच्चों, जो भी पॉलिसी लगाई जा रही थी persecution of Hindus पे, सो उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी जाट थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे मुगल गवर्नर से एंड जो जाट पीजेंट्स थे उन्होंने किल किया मुगल गवर्नर को। रेदर देन पैसिफाइंग द रेबल्स, जो एम्परर थे बच्चों उन्होंने कंटिन्यू रखा पॉलिसी ऑफ रिवेंज को। औरंगजेब ने सप्रेस किया इस रिवॉल्ट को, बट जो जाट थे अंडर देयर लीडर्स राजा राम एंड चूरामन एक्सेट्रा, उन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा टिल द लास्ट मंथ ऑफ औरंगजेब राइन। फिर बच्चों हमें सतनामी रेबिलियन भी हमें देखने को मिला एंड इन 1672 जो सतनामी सेक्ट थे ऑफ हिंदूज लिविंग अराउंड दी नरनौल रिवोल्टेड। सो इंस्टेंट कॉज ऑफ रिवॉल्ट वो क्या था, जो भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे सतनामी कल्टीवेटर के बीच में और मुगल फुट सोल्जर, इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। सो इन दी स्टार्टिंग जो सतनामीज थे बच्चों इन्होंने कुछ विक्ट्रीज को भी हासिल की, बट अल्टीमेटली उनको डिफीट कर दिया गया और क्रश कर दिया गया बाय द मुगल फोर्सेस। फिर आते हैं बच्चों सिख रिएक्शन इन पंजाब। So the Sikh were the last community to have a military conflict with औरंगजेब। So बच्चों जो सिख थे वो लास्ट कम्युनिटी थी जिनके बहुत सारे मिलिट्री हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं औरंगजेब के साथ। एंड ड्यूरिंग हिज राइन जो भी टेंशन था इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिख एंड मुगल्स वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। बट जो रीजन थे बच्चों कॉन्फ्लिक्ट के वो काफी ज्यादा पर्सनल हो चुके थे एंड पॉलिटिकल हो चुके थे रेदर देन रिलीजियस। इन 1675 जो गुरु तेग बहादुर थे बच्चों उनको अरेस्ट कर लिया गया अलॉन्ग विद द 5 फॉलोअर्स एंड उनको दिल्ली ले जाया गया और एग्जीक्यूट किया गया। परफेक्ट रीजंस जो थे बच्चों गुरु के एग्जीक्यूशन के वो अभी भी क्लियर नहीं है एंड जो गुरु का एग्जीक्यूशन है बच्चों इसकी वजह से जो सिख मूवमेंट है वो ग्रेजुअली टर्न हो चुका था मिलिट्री ब्रदरहुड में। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है गुरु गोविंद सिंह जी की। फिर आता है बच्चों दक्कन कैंपेन्स ऑफ औरंगजेब। बच्चों औरंगजेब बहुत ज्यादा डिटरमाइन था एंड टू एक्सपेल हिज डोमिनियंस टू फार ऑफ दक्कन। बच्चों नाउ औरंगजेब क्या चाहता था, वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था एंड वो एक्सपेल करना चाहता था अपने डोमिनियंस को टू फार ऑफ दक्कन। उसके जो ऑब्जेक्टिव थे इन अंडरटेकिंग द एक्सपेडिशंस टू द डिस्टेंट साउथ वो कौन कौन से थे। सबसे पहला वो सब्जुगेट करना चाहता था टू द शिया किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। उसके बाद वो क्रश करना चाहता था जो भी इंक्रीजिंग पावर है मराठास की उसको। वो अवॉइड कर रहा था डेंजर को विच इज कॉज्ड बाय द फाइट ऑफ हिज सन अकबर हु जॉइंड हिज एनिमीज एंड जो भी इंटरेस्ट थे रूलर्स के ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा वो क्या करना चाह रहा था, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को जनरेट करना चाह रहा था विद द मराठास। फॉर मोर देन 20 ईयर्स जो बच्चों औरंगजेब है उसने बहुत ही हार्ड ट्राई किया कि वो अपने एम्स को अचीव कर पाए एंड वो बिजी ही रहा और फाइट करता रहा अगेंस्ट दिस शिया किंगडम। नो डाउट जो औरंगजेब है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा इन सप्रेसिंग द किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड उसने पुश भी कर दिया था मराठास को फर्दर साउथ की तरफ। बट जो जेएन सरकार है बच्चों वो कमेंट करते हैं कि ऑल दैट सीम टू वी हैव गेन्ड was in fact lost, which means कि जो भी चीजें उसने गेन तो की लेकिन वो in fact lost ही रही उसके लिए।
इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द डाउनफॉल, और वही एक स्टार्टिंग था, वही एक शुरुआत थी उसके डाउनफॉल की। जो दक्कन है बच्चों, उसने प्रूव किया कि जो दक्कन है वो वही उसकी बॉडी का ग्रेव बनेगा एंड उसके एम्पायर्स को भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ औरंगजेब एब्सेंस, क्योंकि औरंगजेब के एब्सेंस की वजह से बहुत लंबे टाइम तक वो नॉर्थ में प्रेजेंट ही नहीं था, तो धीरे धीरे उसके जो एनिमीज हैं वो उसके अगेंस्ट खड़े होते चले गए एंड ओपन रिवॉल्ट को स्टार्ट कर दिया इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। जो प्रोलॉन्ग बैटल है इन द दक्कन वो एग्जॉस्ट हो चुका था एंड अब ये जो प्रोलॉन्ग बैटल था उसकी वजह से जितनी भी मुगल की ट्रेजरी थी वो सारी क्या हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और जो मुगल थे वो एकदम बैंकरप्ट हो चुके थे। द दक्कन वॉर्स इंटरप्टेड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब जो दक्कन के वॉर्स थे उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लाइफ थी कंट्री की वो बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो चुकी थी। ट्रेड एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, कोई भी ट्रेडर्स का वेंचर रेडी नहीं था दक्कन में आने के लिए। जितने भी कारावेंस है वो सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे उन एरिया में ऑफ द साउथ ऑफ द पार्ट, और यू कैन से साउथ ऑफ नर्मदा, अंडर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्कॉर्ट। सो बच्चों, जो दक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब है उसने प्रूव किया कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से डाउनफॉल हमें देखने को मिला मुगल एम्पायर का। नाउ बच्चों, जो औरंगजेब है वो भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था एंड ही विड्रॉन अ बिट सुपरस्टिशियस इन हिज लास्ट डे। वो अपने आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो चुका था एंड उसने अपना टाइम को कैसे स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, वो कॉपी करता था कुरान को एंड स्टिच करता था कैप्स को। औरंगजेब सॉ इन फ्रंट ऑफ हिज आईज फेलियर्स, उसने अपनी आंखों के सामने ही अपनी हार देखी जो कि पाइल अप हो रही थी वन आफ्टर अनदर, और धीरे धीरे उसका जो एम्पायर है वो भी फेल डाउन हो रहा था। उसने क्या करा, उसने अपने जो बेटा है जिसका नाम था अजम, उसको एक चिट्ठी लिखी और उसने क्या लिखा, उसने कहा आई केम अलोन एंड आई एम गोइंग अलोन। मैं अकेले ही आया था और मैं अकेले ही जाऊंगा। आई हैव नॉट डन गुड टू द कंट्री, मैंने देश के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, मैंने देश के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। एंड इन द फ्यूचर देयर इज नो होप, और फ्यूचर में भी कोई होप नहीं है, राइट। फिर आते हैं बच्चों लेटर मुगल्स। बच्चों, वो मुगल रूलर्स जिन्होंने ऑक्यूपाई किया था थ्रोन को आफ्टर दी औरंगजेब, उनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। जो वॉर ऑफ सक्सेशन था बच्चों वो स्टार्ट हो चुका था अमंग द सन ऑफ औरंगजेब, which in Prince Muzam rose out as victorious। उसने क्या किया, ऑक्यूपाई किया थ्रोन को अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह, जिन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1707 टिल 1712 AD। उसने कंट्रोल करने का कोशिश किया राजपूत को, मराठास को, सिख को, लेकिन वो फेल्ड हो गया टू सबजुगेट देम। नाउ जो बहादुर शाह है बच्चों, ही पास्ड अवे इन 1712 एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन जिनका नाम था जहांगीर शाह, जिन्होंने अबॉलिश कर दिया था जाजिया को ऑन हिंदूज। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल कि जो दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था हुसैन अली एंड अब्दुल्ला खान, इट इज सेड टू बी दी सैयद ब्रदर्स, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। उनको किंग मेकर्स के नाम से भी जाना जाता था एंड दे गॉट द मुगल रूलर जहांगीर शाह किल्ड एंड उसने क्या किया, ही गेव द थ्रोन टू हिज नेफ्यू जिनका नाम था फारूक शियार। बच्चों, जो फारूक शियार है उसने रूल किया है मुगल किंगडम पे फ्रॉम 1713 टिल 1719 AD एंड उसने क्या किया, बहुत ही स्टर्न एक्शन लिया अगेंस्ट द सिख एंड क्रश कर दिया था पावर ऑफ बंदा बहादुर। फिर हुआ क्या, इन 1716 जो बंदा बहादुर है बच्चों उसको कैप्चर किया गया एंड उनको टॉर्चर किया गया टू डेथ इन दिल्ली। फारूक शियार ने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया कि वो क्रश करे पावर ऑफ सैयद ब्रदर्स। एज अ कॉन्सिक्वेंस हुआ क्या कि बच्चों बहुत ही एक स्ट्रगल हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिला बिटवीन द एम्परर एंड द सैयद ब्रदर्स। बच्चों फाइनली जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने मर्डर कर दिया था फारूक शियार का इन 1719 AD एंड उन्होंने रेस किया था थ्रोन को सक्सेसफुली टू कजन्स ऑफ फारूक शियार। बट ये जो दो यंग प्रिंस थे दे पास्ड अवे ड्यू टू कंजप्शन एंड डाइसेंट्री एंड उसके बाद क्या देखने को मिला हमें, द सैयद ब्रदर्स नाउ रेस्ड मोहम्मद शाह। सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, रेस किया मोहम्मद शाह को जो कि अनदर कजन था फारूक शियार का एंड उसको मुगल थ्रोन पे बिठा दिया इन 1720। बट जो सैयद ब्रदर्स थे बच्चों, दे देमसेल्व्स वर ओवरथ्रोन एंड मर्डर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ नोबल्स। लेकिन जो सैयद ब्रदर्स थे उनको भी मर्डर कर दिया गया एंड मर्डर उनका किसने किया, ग्रुप ऑफ नोबल्स में। मोहम्मद शाह उन्होंने रूल किया फ्रॉम 1720 टिल 1748 एंड वो बहुत ही ज्यादा वीक रूलर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरी वाली जी थी। उनको क्या कहा जाता है, he was known as the Muhammad Shah Rangila and the Mughal Empire was now breaking down। अब धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर है वो टूटता जा रहा था। जो नोबल्स है बच्चों उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना एंड एम्परर बिकम अ पपेट इन देयर हैंड्स, और पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर था वो पूरा नोबल्स के हाथों का एक पपेट और पुतला बन चुका था। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ बंगाल, अवध, रोहिलखंड एंड
हैदराबाद उन्होंने सेटअप कर लिया था अपने सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स को। मराठा, सिख एंड जाट इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, राइट। तो बच्चों इसी के साथ क्या हुआ, हमारा जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। सो बच्चों दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।